हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्दीकी क्लासेस। मेरा नाम हामिद सिद्दीकी है और मैं आपको बिहार बोर्ड क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट पनोरमा पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं। इसके शीर्षक का नाम गिल्लू है और इसके राइटर महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा ने गिल्लू नामक लेख में मनुष्य और जानवरों के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम को दिखाया है। उन्होंने साबित किया है कि सभी प्रेम के भूखे हैं, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर। उन्होंने जानवरों के प्रति अपनी दया, अपनी करुणा को भी वर्णन किया है। फ्रेंड्स, आइए अब महादेवी वर्मा के बारे में जानते हैं। महादेवी वर्मा 1907 टू 1987। महादेवी वर्मा की जीवन अवधि 1907 से 1987 है। मतलब महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। She was a leading poetess of the छायावादी स्कूल ऑफ पोइट्री इन हिंदी। वह हिंदी में छायावादी स्कूल ऑफ पोइट्री की श्रेष्ठ कवियत्री थी। She was also a well-known story writer and editor of the famous हिंदी वीकली चांद। वह प्रसिद्ध हिंदी साप्ताहिक पत्रिका चांद की संपादिका थी। Some of her important works include दीप शिखा, यामा, निहार, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार। उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जिनमें दीप शिखा, यामा, निहार, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार शामिल है। फ्रेंड्स, निहार एक कविता है। शी वॉज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड अलॉन्ग विथ पद्म भूषण। उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार के साथ साथ मंगला प्रसाद, भारत भारती और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकादमी। वह साहित्य अकादमी की निर्वाचित सदस्य थी। फ्रेंड्स, आइए अब लेख की तरफ चलते हैं। Unexpectedly one morning when I entered the veranda from the room, I saw two crows playfully poking their beaks at the flower pots, as if engaged in the game of hide and seek. संयोगवश एक सुबह जब मैं कमरे से बरामदे में गई तो मैंने देखा कि दो कौवे खेल खेल में फूलदान में अपनी चोंच को डाल रहे हैं, मानो वो छुपन छुपाई के खेल में व्यस्त हैं। Suddenly my assiduous critique of this mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this tiny being lying hidden in the gap at the junction of the pot with the wall. अचानक कौओं के बारे में इस मनगढ़ंत कहानी के प्रति जो मेरी मजबूत राय थी वह खत्म हो गई जब मेरी नजर इस छोटे से प्राणी पर पड़ी जो दीवार और फूलदान के बीच छोटी सी जगह में छिपा पड़ा था। फ्रेंड्स, अब शब्दों की तरफ चलते हैं। प्लेफुली का मतलब होता है खेल खेल में। पोकिंग का मतलब होता है तेजी से ढकेलना। हाइड एंड सीक छुपन छुपाई का खेल। एसिडियस का मतलब होता है मेहनती। क्रिटिक का मतलब होता है किसी चीज के प्रति राय या निर्णय देना। इंटरसेप्टेड का मतलब होता है समाप्त। गैप का मतलब होता है छोटी सी जगह। मूविंग क्लोजर आई सॉ दैट इट वाज अ टाइनी बेबी स्क्विरल दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट। नजदीक जाकर मैंने देखा कि यह छोटा गिलहरी का बच्चा था जो अवश्य ही किसी घोंसले से गिरा होगा। एंड वॉज नाउ बीइंग कंसिडर्ड बाय द क्रोज टू बी एन इजी प्री। और कौओं के द्वारा एक आसान सा शिकार माना जा रहा था। हैविंग सस्टेन्ड 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this tiny being and he was now motionless, clinging to the pot. कौओं के जोड़ों के द्वारा हमले के कारण मौजूदा 2 जख्म इस छोटे से प्राणी के लिए काफी थे और अब वह चल नहीं सकता था और फूलदान से चिपके हुआ था। टाइनी का मतलब होता है छोटा सा। स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी। प्री का मतलब होता है शिकार। सस्टेंड का मतलब होता है मौजूदा। असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना। मोशनलेस का मतलब होता है गतिहीन। क्लिंगिंग का मतलब होता है चिपके हुए। एवरीवन रिमार्क्ड दैट as he would not survive after having been so assaulted by the crows, he be left alone. सभी ने कहा कि कौओं के इस तरह से हमले किए जाने के बाद वह नहीं बचेगा, उसे अकेला छोड़ दो। But my mind refused to accede to their views. लेकिन मेरा मन उनकी बातों को मानने से इनकार किया
and therefore I gently lifted him up and brought him to my room. और इसलिए मैं उसे संभलकर उठाई और उसे अपने कमरे में ले गई. And after wiping the blood from his wounds with cotton wool, applied penicillin ointment. और रुई के फाहे से उसके घाव से खून को साफ करने के बाद पेनिसिलिन मरहम लगाई. फ्रेंड्स, अब शब्दों की तरफ चलते हैं. एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना. जेंटली का मतलब होता है अच्छे से. वाइप का मतलब होता है साफ करना. फ्रेंड्स, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो जख्म को सुखाने का काम करता है. I tried to feed him by somehow putting a thin cotton wool wick dipped in milk to his mouth, but he was unable to open his mouth and the drops of milk only slide down from both sides. मैंने दूध में डूबे रुई के फाहे की पत्ती को उसके मुंह पर रखकर किसी तरह से उसे खिलाने की कोशिश की, लेकिन वह अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था और दूध की बूंदें दोनों तरफ से सरक के गिर जा रहा था. Only after several hours of tending, कई घंटे देख रेख करने के बाद, could I manage to pour one drop of water in his mouth. मैं सिर्फ उसके मुंह में पानी की एक बूंद डाल पाई. But on the third day he became so much better. लेकिन तीसरे दिन वह बहुत अच्छा हो गया. And assured that he would use his two tiny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes. और निश्चित हो गया कि वह मेरी उंगली को पकड़ने के लिए अपने दोनों छोटे पंजे का इस्तेमाल कर लेगा और अपने नीले शीशे की मोतियों जैसी आंखों से चारों तरफ देख सकेगा. And in 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, bushy tail and naughty refulgent eyes. और 3-4 महीने में वह सभी को अपने मुलायम रोएं, झाड़ीदार पूंछ तथा नटखटी चमकीली आंखों से हैरान कर दिया. विक का मतलब बत्ती होता है. डिप्ड इन मिल्क का मतलब होता है दूध में डूबा हुआ. टेंडिंग का मतलब होता है देख रेख. एश्योर का मतलब होता है निश्चित होना, कंफर्म होना. क्लॉ का मतलब पंजा होता है. ग्लास बिट्स का मतलब होता है शीशे की मोतियां. एस्टोनिश का मतलब होता है हैरान कर देना. बुशी का मतलब होता है झाड़ीदार. रिफल्जेंट का मतलब होता है चमकीला. A transformation from common to proper noun followed, and we started calling him गिल्लू. जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन को अपनाया गया और हम लोग उसको गिल्लू कहने लगे. जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन को अपनाया गया. फ्रेंड्स, इस वाक्य से लेखिका कहना चाहती हैं कि पहले उसे गिलहरी कहा जाता था और अब उसे गिल्लू कहा जाने लगा. गिलहरी एक जातिवाचक संज्ञा है, गिल्लू एक नाम है और कोई भी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है. I hung a lightweight flower basket lined with cotton wool on the window with the help of a wire. मैंने रुई के फाहे से ढका हल्की वजन का फूलों वाली टोकरी को एक तार की मदद से खिड़की में लटका दिया. For 2 years this was Gillu's abode. 2 सालों के लिए यह गिल्लू का घर था. All were pleasantly astonished at his antics and intellect. सभी उसकी हरकतों और बुद्धि से खुश और हैरान थे. When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention. जब मैं लिखने के लिए बैठती थी तो मेरे ध्यान को अपनी तरफ खींचने की उसकी तीव्र इच्छा होती थी. That he devised a novel way of doing it. वह यह करने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया था. He would venture close to my feet, go swiftly up the curtains and descend with the same breakneck speed. वह मेरे पैरों के नजदीक आने की साहस करता था, पर्दे पर बहुत तेजी से चढ़ता था और उसी तेज गति से नीचे उतरता था. This sequence would continue till the time I got up to catch him. यह सिलसिला तब तक जारी रहता था जब तक मैं उठकर उसे पकड़ नहीं लेती थी. On other occasions I used to hold Gillu and put his tiny body in a long envelope. कुछ अवसरों पर मैं गिल्लू को पकड़ती थी और उसके छोटे से शरीर को बड़े लिफाफे में रख देती थी. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन. अबोर्ड का मतलब होता है निवास. एंटिक का मतलब होता है हरकत. इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि. डिवाइस का मतलब होता है अपनी बुद्धि से ढूंढ लेना. नोवेल वे का मतलब होता है नया रास्ता. वेंचर का मतलब होता है साहस करना. स्विफ्टली का मतलब होता है तेजी से. कर्टेन का मतलब होता है पर्दा. ब्रेकनेक का मतलब होता है बहुत ज्यादा तेज. सीक्वेंस का मतलब होता है सिलसिला. Sometimes he would continue to stand on the table, leaning against the wall in such an amazing condition for hours.
and watch my activities with his radiant eyes. कभी कभी वह दीवार से सटकर टेबल पर घंटों अजीब सी स्थिति में लगातार खड़ा रहता था और अपनी चमकीली आंखों से मेरी क्रियाकलापों को देखता रहता था. When hungry, he would inform me by twittering chick chick and after having received some biscuits or kaju. जब भूखा होता था वह मुझे चिक चिक की आवाज से बताता था और कुछ बिस्कुट या काजू प्राप्त कर लेने के बाद भी चिक चिक करता था. I wondered with tweeting of chick chick what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire mesh window. मैं उस चिक चिक की आवाज से हैरान थी जो उसके और अन्य गिलहरियों के बीच होता था. अक्सर तार की जालीदार खिड़की के नजदीक देखा जाता था. Seeing गिल्लू sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free. गिल्लू का खिड़की के नजदीक बैठकर देखना और प्यार से बाहर की दुनिया को निहारना मुझे महसूस कराया कि उसे आजाद होने की जरूरत है. Leaning against the wall. Leaning against the wall का मतलब होता है दीवार से सटकर. Radiant eyes का मतलब होता है चमकीली आंखें. ट्विटर. फ्रेंड्स, गिलहरी की आवाज को ट्विटर बोला जाता है. ट्रांसपायर का मतलब होता है होना. स्पॉट का मतलब होता है नजर पड़ना. पियर का मतलब होता है निहारना. सेट फ्री का मतलब होता है आजाद होना. By removing some nails, I made a small opening in a corner of the wire mesh and on being able to go out from this opening, Gillu was thrilled to be liberated. कुछ बंधन को खोलकर मैंने तार की जाली के कोने में एक छोटा सा रास्ता बनाया और उस रास्ते से बाहर जाकर गिल्लू आजाद होने से खुश था. Due to my important papers and letters, my room used to remain locked in my absence. कुछ महत्वपूर्ण कागजों और पत्रों के कारण मेरा कमरा मेरी अनुपस्थिति में बंद रहता था. The moment the room was opened on my return from college and I stepped in. जिस क्षण मैं कॉलेज से वापस लौटती थी और मैं कमरे के अंदर प्रवेश करती थी, गिल्लू would rush onto me and climbed up and down from my head to toe. गिल्लू दौड़कर मेरे पास आ जाता था और मेरे पैर से लेकर सिर तक ऊपर नीचे करता था. Since then this had become a regular practice. तब से यह उसका रोज का काम बन चुका था. On my leaving the room, गिल्लू would also make an exit through the wire mesh opening of the window. मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की के तार की जाली के रास्ते से बाहर चला जाता था. He would spend the whole day with his lot jumping and prancing up and down the branches. वह अपने झुंड के साथ शाखाओं पर कूद कर और उसके ऊपर नीचे चढ़ उतर कर पूरे दिन समय बिताता था. फ्रेंड्स, यहाँ पे नेल का मतलब गिरोह या बंधन होगा. वायर मेश का मतलब होता है तार की जाली. थ्रिल्ड का मतलब होता है खुश. बी लिबरेटेड का मतलब होता है आजाद होना. स्टेप इन का मतलब होता है प्रवेश करना. लॉट का मतलब होता है झुंड. ट्रांस का मतलब होता है चढ़ उतर करना. आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी बट आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट. मेरे पास कई सारे पालतू पशु और पक्षियां हैं और सभी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे याद नहीं कि उनमें से कोई मेरे प्लेट से खाने की हिम्मत किया हो. गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन. गिल्लू अपवाद था. द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग room, he would emerge from the window, cross over the courtyard wall and the veranda, reach the table and would want to sit in my plate. जिस वक्त मैं डाइनिंग रूम में पहुंचती थी उस वक्त वह बरामदा और आंगन की दीवार को पार करते हुए खिड़की से बाहर निकलता था, टेबल पर पहुंचता था और मेरे प्लेट में बैठना चाहता था. With great difficulty, I taught him to sit close to my plate. बहुत मुश्किल से मैंने उसे अपनी प्लेट के नजदीक बैठना सिखाया. His favorite food was काजू. उसका पसंदीदा खाना काजू था. And when not available for several days, he would refuse other food items and threw them down from the swing. और जब कई दिनों तक नहीं मिलता था तो वह दूसरे तरह के खाने को नहीं खाता था और उन्हें झूले से फेंक देता था. एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद. डाइनिंग रूम, जिस रूम में खाना खाया जाता है उसे डाइनिंग रूम कहते हैं. इमर्ज का मतलब होता है बाहर निकलना. कॉर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन. स्विंग का मतलब होता है झूला. अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट, करीब उस वक्त मोटर कार दुर्घटना में जख्मी होने पर आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल. मुझे कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताना पड़ा था. दोज डेज व्हेनेवर माय रूम वाज ओपनड, उन दिनों जब भी मेरा कमरा खुलता था, गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग. गिल्लू अपने झूले से दौड़कर आता था. बट ऑन सीइंग समबडी एल्स
He would with the same alacrity scuttle back to sit in his nest. लेकिन दूसरे लोगों को देखकर वह उसी उत्साह के साथ तेजी से भागकर वापस अपने घोंसले में बैठने चला जाता था. Everyone would offer him काजू, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, सभी लोग उसे काजू देते थे, लेकिन हॉस्पिटल से वापस लौटने पर जब मैं उसके झूले को साफ की, I discovered it was full of काजू. मैं पाई कि यह काजू से भरा था. Which only showed how little he was eating his favorite food those days. जिससे केवल यह पता चलता है कि उन दिनों वह अपना पसंदीदा खाना कितना कम खा रहा था. During the course of my indisposition, मेरी बीमारी के दौरान, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair. वह मेरे तकिए पर मेरे सिर के नजदीक बैठता था और अच्छे से मेरे माथे और मेरे बाल को सहलाता था. And his moving away was like the going away of a nurse और अटेंडेंट. और उसका दूर जाना ऐसा लगता था जैसे कोई नर्स या सेविका दूर जा रही हो. अलक्रिटी का मतलब होता है उत्साह. स्कटल का मतलब होता है तेजी से भागना. इंडिस्पोजिशन का मतलब होता है बीमारी. फोरहेड का मतलब होता है माथा. अटेंडेंट का मतलब होता है सेवक या सेविका. When I used to work during summer afternoons, Gillu would absent from going outside or sitting in his swing. जब मैं गर्मियों में दोपहर के दौरान काम किया करती थी, गिल्लू बाहर जाने से या अपने झूले में बैठने से परहेज करता था. टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हीट. वह खुद को मेरे करीब रखने के लिए और चिलचिलाती गर्मी से निपटने के लिए भी. ही हैड डिस्कवर्ड अ टोटली न्यू मेथड. वह पूरी तरह नया तरीका ढूंढ लिया था. ही वुड लाई प्रोस्टेट ऑन द सुराही केप नियर मी एंड दस रिमेन कूल एंड ऑल्सो क्लोज टू मी. वह मेरे नजदीक रखे सुराही पर औंधे मुंह लेटा रहता था और इस तरह से ठंडा रहता था और मेरे करीब भी रहता था. एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज करना. टैकल का मतलब होता है निपटना. प्रोस्टेट का मतलब होता है औंधे मुंह पड़े रहना. स्क्विरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ barely 2 years. गिलहरियों की जीवन अवधि मुश्किल से 2 साल होती है. एज सच गिल्लूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड. चूंकि इसलिए गिल्लू के जीवन के ठेका का अंतिम समय आ गया था. फॉर द होल डे, पूरे दिन, ही नाइदर एट और वेंचर्ड आउट. वह ना तो कुछ खाया और ना ही बाहर जाने की हिम्मत की. इन द नाइट, रात में, इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, बिछड़ने के दर्द में भी, ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग. वह झूले से मेरे बिस्तर के पास आया. एंड क्लच द सेम फिंगर विथ हिज आईसी क्लॉज which he had clung to in his near death like state during his natal days. और अपने ठंडे पंजे से उसी उंगली को पकड़ा जिसे वह पैदाइशी दिनों में पकड़ा था और अपनी मृत्यु की घड़ी में वह उससे चिपके हुए था. लाइफ स्पैन का मतलब जीवन अवधि. लीज का मतलब होता है ठेका. वेंचर का मतलब होता है साहस करना. क्लच का मतलब होता है पकड़ना. नियर डेथ लाइक स्टेट का मतलब होता है मृत्यु की घड़ी. नाटल का मतलब होता है पैदाइशी. The claws were getting so cold that I switched on the heater and tried to give him some warmth. पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने हीटर को ऑन किया और उसे कुछ गर्मी देने की कोशिश की. But as the first ray of the morning touched him, he departed. लेकिन उस पर सुबह की पहली किरण पड़ते ही वह प्रस्थान हो गया. His swing was taken off the hook and the opening made in the वायर मेश विंडो वॉज क्लोज्ड. उसका झूला हुक से निकाल दिया गया और तार की जालीदार खिड़की में बनाया गया रास्ता बंद कर दिया गया. गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द सौंजोही क्रीपर. गिल्लू को सौंजोही लता के नीचे हमेशा के लिए चैन की नींद सोने के लिए रख दिया गया. बोथ बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर मोस्ट. क्योंकि वह यह लता को बहुत ज्यादा पसंद करता था. And also because of the satisfaction I derive from my belief that, और मेरे विश्वास के संतुष्टि के लिए भी, some spring day I will find him flowering and blossoming in the guise of a tiny yellow जूही flower. कि मैं बसंत ऋतु के दिनों में उसे छोटे पीले जूही के फूलों के रूप में फलते फूलते पाऊंगी. फ्रेंड्स, लेखिका कहना चाहती हैं कि गिल्लू को 2 वजह से सौंजूही लता के नीचे रखा गया था. पहली वजह यह थी कि यह लता गिल्लू को बहुत ज्यादा पसंद था और दूसरी वजह यह थी कि लेखिका ने यह विश्वास कर लिया था कि वह गिल्लू को जूही के फूलों के रूप में फलते फूलते हुए दोबारा पाएगी. टेक ऑफ का मतलब होता है उतार देना. हुक का मतलब होता है हुक,
इटर्नल रेस्ट का मतलब होता है चैन की नींद। ईज का मतलब होता है भेष या रूह। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।